हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेवाई क्लासेज, जहां मैं हाई स्कूल का चैप्टर 2 आपको पढ़ाऊंगा, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ध्यान देना इस पार्ट पर कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सबसे ज्यादा जरूरी बात कि इस 15 मिनट के वीडियो में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। जब भी आप बोर्ड पेपर खोलेंगे सेक्शन बी से पहला प्रश्न यही आएगा, इसी पर आधारित आएगा, रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स। और आपको लगता है 15 मिनट की इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके 2 नंबर का तैयार हो जाता है क्वेश्चन, 2 नंबर आपका पूर्ण रूप से तैयार होता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर बच्चे के पास पहुंचाइएगा ताकि उसका भी बढ़िया से तैयारी हो सके। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। हम सबको पता है कि शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। कई शब्दों का वह समूह जिसका एक अर्थ निकले उसे सेंटेंस, वाक्य कहते हैं। सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब इसी के पार्ट पढ़ रहे हैं कि एक सेंटेंस में कितने भाग हो सकते हैं। तो एक सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा 2 भाग हो सकते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। पहला होता है सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और बाकी जितना बचा हुआ भाग है यहां से यहां तक वो सब हो गया प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की परिभाषा क्या होती है? तो सब्जेक्ट की परिभाषा होती है कि एक वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, अर्थात जो शब्द या जो नाउन या प्रोनाउन क्रिया करे वो सब्जेक्ट हो जाता है। एक वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात इस सेंटेंस में जो भी कार्य होगा, यह कार्य है, जो भी कार्य होगा वो कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। इसी के विषय में कहा जाएगा। जैसे कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं कि ही इज ईटिंग, छोटा सा सेंटेंस होती है कि ही इज ईटिंग, अर्थ क्या होगा कि वह खा रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए, कौन खा रहा है, तो वह खा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। प्रेडिकेट क्या है? तो सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह हो जाता है प्रेडिकेट। तो यह पूरा भाग क्या हो गया? सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा जा रहा है कि वह क्या कर रहा है, तो खा रहा है, यह हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। समझ गए? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट जिसके विषय में कुछ कहा जाए और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ गए? इसको साफ करते हैं, उतार लीजिए। अब हमको समझना है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के बाद पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, अब यह कोई फिक्स नहीं कि सब्जेक्ट के स्थान पर एक ही कोई शब्द आएगा। यह कोई फिक्स नहीं है कि सब्जेक्ट के स्थान पर एक ही शब्द आएगा। सब्जेक्ट के स्थान पर 2 शब्द आ सकते हैं, 3 शब्द आ सकते हैं। तो फिर कैसे उनको क्रम में करेंगे? 2 शब्द आएंगे, 3 शब्द आएंगे। तो अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ एक चीज तय है कि सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, जिरंड आएगा या फिर इंफिनिटिव आएगा। सब्जेक्ट के स्थान पर 4 शब्द आ सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड या फिर इंफिनिटिव। या तो नाउन आएगा, नहीं तो प्रोनाउन आएगा, या फिर जिरंड आएगा, नहीं तो इंफिनिटिव आएगा। यही 4 शब्द नाउन के स्थान पर आ सकते हैं, सॉरी सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकते हैं। अब हमको समझना है कि जरूरी नहीं कि एक शब्द कोई नाउन का आ जाए तो वही हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ और भी शब्द जुड़ के सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा उसी को समझना है हमको। इसको उतार लीजिए, अब समझाते हैं हम। अब देखिए, सब्जेक्ट के 3 भाग हो सकते हैं। एक होता है क्वालिफायर, डिटर्मिनर और हेड वर्ड। अर्थात हेड वर्ड के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन। अब देखिए, सब्जेक्ट के स्थान पर या सब्जेक्ट के 3 भाग हो सकते हैं। सब्जेक्ट के कितने भाग हो सकते हैं? 3 भाग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। पहला क्वालिफायर, दूसरा डिटर्मिनर, तीसरा हेड वर्ड या
हेड वर्ड उसके स्थान पर नाउन या प्रोनाउन आएंगे। अब हम कैसे पहचानेंगे कि क्वालिफायर क्या है, डिटरमिनर क्या है, हेड वर्ड क्या है? तो जो मुख्य नाउन होगा वो हमारा हो जाएगा हेड वर्ड। अब आते हैं क्वालिफायर पर, इसको समझते हैं। क्वालिफायर क्या होता है? तो क्वालिफायर क्या होता है? यह हमारा सब्जेक्ट यानी हेड वर्ड हो गया, सब्जेक्ट नाउन अर्थात हेड वर्ड। जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग हो, जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए एक शब्द का प्रयोग हो तो वह शब्द क्या होता है? क्वालिफायर होता है। एक बार और सुनिए कि जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए एक शब्द का प्रयोग हो तो वह क्या कहलाता है? क्वालिफायर कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया, हमने यहाँ लिखा कि यहाँ एक नाम लिखा कि बॉय, मतलब इसका लड़का। अब इस शब्द की व्याख्या करने के लिए कोई शब्द नहीं है, केवल बॉय, बॉय मतलब लड़का। इससे पहले हमने जोड़ दिया ए बॉय, तो क्या हो गया? एक लड़का। अब लड़के की संख्या का पता चल जा रहा है कि एक लड़का, तो ए शब्द क्या कह रहा है? बॉय की व्याख्या कर रहा है। और एक शब्द है तो यह क्या हो जाएगा? क्वालिफायर। अब यहाँ पे एन आ सकता है, द आ सकता है, सम आ सकता है, नॉट आ सकता है। सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा तो वो हो जाएगा क्वालिफायर। चलिए इसको साफ करते हैं। अब आते हैं डिटरमिनर। जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग हो तो पहले वाला शब्द क्या हो जाएगा? क्वालिफायर, दूसरा शब्द हो जाएगा डिटरमिनर और तीसरा शब्द तो हेड वर्ड है ही है। जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग हो, जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग हो, सॉरी गलती होगी, जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग हो तो पहला शब्द हो जाता है डिटरमिनर और दूसरा हो जाता है क्वालिफायर। मिस्टेक से गलत हो गया था हमसे। पहला शब्द डिटरमिनर होता है जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए दो शब्द है तो, और दूसरा होता है क्वालिफायर। अब जब एक सब्जेक्ट को रीऑर्डर करना हो केवल सब्जेक्ट को एक सेंटेंस में, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, एक सब्जेक्ट को कर रहे हैं तो सबसे पहले हम रखेंगे डिटरमिनर, अगर दो शब्द है तो क्वालिफायर प्लस हेड वर्ड, प्लस हेड वर्ड। इस तरह से रीऑर्डरिंग केवल सब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस में, और बाकी बचा प्रेडिकेट वाला भाग, तो उसको रीऑर्डरिंग करेंगे। सब्जेक्ट का भाग समझ गए? सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? तो तीन होते हैं, क्वालिफायर, डिटरमिनर, हेड वर्ड, नाउन या प्रोनाउन। जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए एक शब्द का प्रयोग हो तो क्वालिफायर कहलाता है वह शब्द, और जब दो शब्दों का प्रयोग हो तो पहले वाला शब्द डिटरमिनर, दूसरा शब्द क्वालिफायर और तीसरा शब्द हेड वर्ड ही होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है बाबू? तो सब्जेक्ट तो आपने पढ़ लिया, अब यहाँ से हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, यह पूरा भाग होता है हमारा प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में कितने भाग हो जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो मुख्य क्रिया की सहायता करके टेंस के बारे में बताया, क्रिया की अवस्था के बारे में बताया, वह हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर कौन बना सकते हैं? इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, ये प्लस मॉडल वर्ब लिख देते हैं यहाँ से, प्लस मॉडल वर्ब्स। पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। मुख्य क्रिया क्या होता है? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाए, अर्थात किसी वाक्य में वह शब्द जो यह बताए कि इसमें कौन सा कार्य हुआ है, वह मेन वर्ब कहलाता है। जैसे सोना, उठना, बैठना, दौड़ना, खाना, रीड, स्लीप, रन, ये सब हो जाएंगे। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पर, कि क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें कार्य हो रहा है, जैसे पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो क्या पढ़ने का कार्य हो रहा है? क्या पढ़ा जा रहा है? किताब पढ़ा जा रहा है, कहानी पढ़ी जा रही है, यानी क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है। यहाँ हमने एक सेंटेंस लेकर के ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है, तो यह सब्जेक्ट हो गया, यह हेल्पिंग वर्ब हो गया, यह मेन वर्ब हो गया,
और क्रिया का प्रभाव किस शब्द पर पड़ रहा है, ए बुक, तो यह हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट क्या, ऑब्जेक्ट समझ गए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ गए। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट पर। कार्य के होने के, यह जो कार्य हो रहा है, यह जो कार्य हुआ इसका समय, स्थान, ढंग, शर्त, तुलना क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। एक बार और समझिए कि इस कार्य का समय, ढंग, शर्त, तुलना क्या हो जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसको रीऑर्डर में लेके चलते हैं हम। अब इसी क्रम से रीऑर्डरिंग करना शुरू करते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें और भी है, पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट भी है, उसको भी विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन पहले रीऑर्डरिंग करते हैं कि रीऑर्डरिंग हम कैसे करेंगे। एक सेंटेंस हमारे सामने आ जाए तो उसको रीऑर्डरिंग कैसे करेंगे। तो पहला नियम होता है असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस, जिसका नियम होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसी नियम पर रीऑर्डरिंग करेंगे। हम एग्जांपल देख के बता रहे हैं आपको। कैट एग्जाम्पल है, कैट अपॉन द टेबल जंप्ड, ये एक सेंटेंस है। कह रहे हैं कि कैट अपॉन द टेबल जंप, क्रम से नहीं है, इधर उधर इसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। अब इसको हम क्रम से करेंगे। सबसे पहले क्या लेकर आएंगे, सब्जेक्ट लेकर आएंगे। सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन, नाउन देखो क्या हो सकता है, तो कैट हमने ले लिया यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर। हेल्पिंग वर्ब कुछ है नहीं है, इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसको छोड़ देंगे। फिर लेंगे मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, कोई ऐसा कार्य जो हो रहा है, मतलब सोना, बैठना, उठना, पीना, कोई क्रिया हो रही है, तो कौन सी क्रिया हो रही है, कूदना, तो जंप्ड सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो मेन वर्ब देगा। उसके बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट, क्रिया का प्रभाव किस शब्द पर पड़ रहा है, कूद रही है, तो कहां कूद रही है, कैसे कूद रही है, किस पर कूद रही है, तो टेबल पर। अब आता है कि टेबल पर एक अर्थ निकालेंगे कि कैट जंप, बिल्ली कूदी, किस पर कूदी, तो टेबल पर के लिए हम यहाँ लगा दें अपॉन। अपॉन का मतलब होता है प्रीपोजिशन है यह, अपॉन द टेबल। अब यह हो गया हमारा रीऑर्डर। अब ये इस नियम पर आप असर्टिव सेंटेंस का कोई भी टेंस रीऑर्डर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अगर निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट रख देंगे। समझिएगा कि अगर निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रख देंगे, आराम से बन जाएगा। इस नियम पर आप आराम से याद कर सकते हैं कि यदि सेंटेंस असर्टिव है तो। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पर, ध्यान से देखना बाबू। इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव का मतलब यदि उस सेंटेंस में जिसको रीऑर्डरिंग करना है, कहीं भी कोई भी WH टाइप वर्ड हो, क्वेश्चन वर्ड हो, सबसे पहले हम उसी को रख लेंगे। अगर नहीं है तो सबसे पहले हम रख लेंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर क्वेश्चन वर्ड या WH टाइप है तो सबसे पहले एक नंबर पर हम उसको रख लेंगे। अगर WH टाइप क्वेश्चन वर्ड है तो एक नंबर पर उसको रख लेंगे, नहीं है तो एक नंबर पर हम क्या रख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम रख देंगे सब्जेक्ट अर्थात नाउन या प्रोनाउन, फिर रखेंगे मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब, और फिर लास्ट में रख देंगे हम ऑब्जेक्ट, और उसके बाद रखेंगे क्वेश्चन वर्ब। ध्यान दीजिएगा आपका सारा नियम सही है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं। Has my taken book who, इसमें इंट्रोगेटिव मार्क दिया है तो फिक्स है कि इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो अब इस नियम को देखिए, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। कहीं कोई क्वेश्चन वर्ड हु, तो सबसे पहले रख देंगे हु, एक नंबर पर हो गया हु। दूसरे नंबर पर हमको क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। पूरे सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब तो है, यहाँ रखेंगे हैज। फिर रखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है बाबू, तो टेकन, टेकन मैंने लिया, हु हैज टेकन। अब रखना है ऑब्जेक्ट, तो माई बुक, बच रहा है माई बुक।
अभी या तो पता होना चाहिए कि पॉजिटिव वर्ड के बाद हमेशा एक नाउन आता है, तो यहाँ माई पॉजिटिव वर्ड, फिर उसके बाद नाउन बुक हो जाएगा। समझ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं होता तो सबसे पहले क्या रखते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब यहां से बनाना शुरू करते हैं, हैज टेकन माय बुक, यानी यहां कोई सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, क्लियर, साफ करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आते हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव पर आते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य देखिए, चार प्रकार के हो सकते हैं, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट या डू नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्टेड वर्ड प्रार्थना सूचक शब्द वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्टेड वर्ड डोंट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इन चारों नियमों पर अगर आप यार्डरिंग करना चाहते हैं तो करेंगे। जैसे सेंटेंस दे दे, उस सेंटेंस में केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट को इधर उधर कर दे, और जब उसको यार्डरिंग करना हो तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। यदि डोंट है तो सबसे पहले डोंट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। कोई प्रार्थना सूचक शब्द है तो सबसे पहले उसको रख देंगे, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। यदि प्रार्थना सूचक शब्द के साथ डोंट है तो पहले प्रार्थना सूचक शब्द, फिर डोंट फिर वी वन फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, give me it to something please, give me it to something please। कह रहे हैं कि give me it to something please। अब इसको रीऑर्डर करिए, देखिए कहीं कोई रिक्वेस्टेड वर्ड तो हमारे पास मिला प्लीज, तो हमने पहले उसको कर दिया प्लीज। अब कह रहा है कि वर्ब, रिक्वेस्टेड वर्ड हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो गिव, गिव। ऑब्जेक्ट रखना है, डबल ऑब्जेक्ट है मी समथिंग, ठीक है। प्लीज गिव, उसके बाद रखेंगे ऑब्जेक्ट, पहले रखेंगे प्लीज गिव, फिर रखेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, तो जो मुख्य ऑब्जेक्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन, पहले उसको रख देते हैं मी, प्लीज गिव मी। फिर रखेंगे समथिंग, दूसरा ऑब्जेक्ट, प्लीज गिव मी समथिंग। अब बच रहा है टू इट, टू इट। अगर एक वाक्य में दो क्रिया आती है, एक तो मुख्य क्रिया होगी, दूसरा या तो जिरंड होगा नहीं तो इन्फिनिटिव होगी, और इन्फिनिटिव का मतलब होता है मुख्य क्रिया से पहले वर्ब टू, यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाएंगे तो यह सेंटेंस हमारा याद में एक बार देखिए। सबसे पहले रखेंगे प्लीज, रिक्वेस्टेड वर्ड वी वन, ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद रख देंगे इन्फिनिटिव टू इट। प्लीज गिव मी समथिंग टू इट, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लीज give something to eat me, please give something to eat me, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। अर्थ वही रहेगा, दोनों तरीकों से आप रीऑर्डरिंग कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर 10 एग्जाम्पल बनाइए, चारों थ्योरी आपके सामने, उस पर रीऑर्डरिंग करते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो सेंटेंस को कमेंट करिए, मैं उसको रीऑर्डर करके आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। इंपैरेटिव सेंटेंस के बाद आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लेकर आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके दो हो जाते हैं स्ट्रक्चर। एक होता है सबसे पहले एक्सक्लेमेशन वर्ड, एक्सक्लेमेशन वर्ड प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, प्लस फिर वही सेम सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहला नियम। दूसरा नियम हो जाता है कि व्हाट या हाउ से शुरू होने वाला सेंटेंस, व्हाट या हाउ सबसे पहले रखते हैं, फिर रखते हैं आर्टिकल,
आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर अगर कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, और लास्ट में रखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और सबसे लास्ट में रखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए दो नियम होते हैं, एक सबसे पहले एक्सक्लेमेशन वर्ड, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दूसरा नियम होता है जो व्हाट और हाउ से शुरू होता है आश्चर्य प्रकट करने के लिए, उसमें सबसे पहले रखते हैं व्हाट या हाउ, आर्टिकल एन और द, एडजेक्टिव, नाउन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। दोनों को उतारिए, फिर मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं फटाफट। हो गया, चलिए एग्जांपल समझते हैं इसका। एग्जांपल नंबर 1, we won have the match, हुर्रा। we won have the match, हुर्रे। अब इसको रियाग्री करना है तो सबसे पहले एक्सक्लेमेशन, पहले वाले नियम पर करते हैं, सबसे पहले एक्सक्लेमेशन वर्ड हुर्रे, तो सबसे पहले उसको रखेंगे। हो गया। दूसरे नंबर पर एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी हो गया। अब सब्जेक्ट रख दो, बी, हेल्पिंग वर्ब, है मेन वर्ब वॉन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रख दो द मैच। हो गया रिगार्डिंग। सबसे पहले एक्सक्लेमेशन वर्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगले में आते हैं दूसरे एग्जांपल पर जिसमें वाक्य हाउ से शुरू होता है। The flower is this beautiful what? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहाँ सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होने वाला है, तो सबसे पहले व्हाट या हाउ को रख देते हैं। हमने रख दिया सबसे पहले व्हाट, ठीक है। उसके बाद रखना है आर्टिकल ए, आर्टिकल है ना ए, तो ए रख दिया। एडजेक्टिव, नाम या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला सब, ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल। इसके बाद नाउन, जिसकी विशेषता बता रहा है, तो फ्लावर की विशेषता बता रहा है, उसको रख देंगे। एडजेक्टिव किसी न किसी नाम या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो ब्यूटीफुल इसमें कौन हो सकता है, तो फूल ही हो सकता है, तो हमने लिख दिया ब्यूटीफुल फ्लावर। इसके बाद सब्जेक्ट के लिए कोई शब्द, तो दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस, और सबसे लास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब रख देंगे इज, और उसके लास्ट में रख देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें द नहीं रहेगा, क्वेश्चन में गलती से लिख दिए तो हो जाएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज। जब हमारा रिगार्डिंग हो गया व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंस में। अब इतना इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, आपका 2 नंबर फिक्स है कि तैयार होगा, 100% गारंटी है कि आपका 2 नंबर तैयार होगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट करना, मैं इस पार्ट को और विस्तार से और बढ़िया से बताऊंगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि इसके आधार पर जितना स्ट्रक्चर मैं आज बताऊंगा, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इसके आधार पर आप रिगार्डिंग कर सकते हैं। सेक्शन भी खोलेंगे, पहला जो सेंटेंस होगा, पहला जो क्वेश्चन होगा आपके सामने रिगार्डर करने के लिए देगा। चारों थ्योरी में से देखिए, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वाला लगाइए, एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी वाला लगाइए, इंपरेटिव है तो इंपरेटिव वाला, और असर्टिव है तो असर्टिव वाला। पहचानेंगे कैसे? असर्टिव में फुल स्टॉप होगा, लास्ट में सब्जेक्ट होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा, इधर उधर क्रम होगा। इंट्रोगेटिव होगा तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, शब्द इधर उधर रहेगा, तो थ्योरी पर क्रम में कर लेंगे। एक्सक्लेमेटरी होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क और एक्सक्लेमेशन वर्ड दिया होगा, उसके आधार पर हम क्रम में करेंगे। जो एक्सक्लेमेशन मार्क दिया होगा, जो एक्सक्लेमेशन वर्ड दिया होगा, उसके आधार पर हम क्रम में कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, याद भी कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और यदि सेंटेंस इंपरेटिव है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। इंपरेटिव सेंटेंस, अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो ही ना, केवल वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, ये सब हो, तो वह सेंटेंस हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर पर आप बना सकते हैं, जो 4 स्ट्रक्चर में दिए हैं। तो इस पार्ट को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको लगता है कि आपका 2 नंबर तैयार हो गया, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर बच्चे के पास पहुंचाइएगा, ताकि वह भी इसकी अच्छे से तैयारी कर सके। कल मैं लेकर आऊंगा, कल तैयारी कराऊंगा 4 नंबर के क्वेश्चन की, जो कंप्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं,
उसका ट्रिक बताऊंगा कि कैसे एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सकता है बगैर उसका अर्थ निकाले। अर्थ निकालने की कोई समस्या नहीं रहेगी अगर आपके पास पैराग्राफ आता है तो आसानी से आप उसके नीचे दिए गए 2 क्वेश्चन जो सेक्शन ए में आता है कैसे हल कर सकते हैं। वो 4 नंबर का है, एकदम आसानी से आता है। केवल उस पैराग्राफ को देख के, उस क्वेश्चन को देख के और कल जो ट्रिक बताऊंगा उसके आधार पर आप आराम से 4 नंबर पा सकते हैं। तो कल मैं तैयारी कराऊंगा आपके 4 नंबर के क्वेश्चन की। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं कल।